नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुआवजे की बात आज चौथी दिन है जब मुआवजे की बात हो रही है। अब संसद तक की आवाज गूंज रही है, वहां भी कहा जा रहा है क्यों नहीं। खासकर जो आंकड़े सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं उन पर भी कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ झाला है। इसलिए बीजेपी और बीजेपी के जो नेता सांसद हैं वो लगातार आवाज उठा रहे हैं। और अब जब मानवाधिकार आयोग की टीम पहुंची है, छपरा में उन्होंने कैंप शुरू कर दिया, सदर अस्पताल में जाकर जायजा लिया है, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो अब ये टटोला जा रहा है कि भाई कितनी संख्या में लोगों की मौत हुई है। जो आंकड़ा बिहार की सरकार दे रही है वो सही है या फिर जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कोई 80 कह रहा है, कोई 100 कह रहा है, इसको लेकर भी वहां पर जांच होगी और ये छनकर सामने आ जाएगा। इसमें कई बातें सरकार में शामिल जो पार्टियां हैं या फिर जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन्हें नागवार गुजरी। तो एक एक कर आज की जो डेवलपमेंट है, आज जो ये मुद्दा विकास के रास्ते पर है, उसमें कौन कौन से बयान सामने आए हैं वो सबसे पहले हम आपके सामने रख रहे हैं। मानवाधिकार के उल्लंघन का विषय मुझे उठाना है। बिहार में 100 से अधिक लोग मरे हैं जहरीली शराब से, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सर उनका विसरा नहीं रखा गया। तो सर मेरा आपसे कहना यह है कि इसके लिए मानवाधिकार के उल्लंघन का गंभीर विषय बनता है। मानवाधिकार आयोग को जाना चाहिए, चाइल्ड आयोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि मरने वाले बच्चे हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, इसलिए बहुत गंभीर विषय है सर। हम बिल्कुल कहना चाहेंगे सर कि इसके लिए एनएचआरसी की टीम जाए। समक्ष अपने प्रदेश बिहार को बचाने की गुहार लेकर इस संसद के सामने सर खड़ा हुआ हूं। सर एक के बाद एक जहरीली शराब से जिस तरीके से मेरे प्रदेश में हत्याओं की एक श्रृंखला शुरू हुई है और उसके बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री और राज्य सरकार और पूरा प्रशासन तंत्र जिस तरीके से सर इस घटना को दबाने का प्रयास कर रहा है, किस तरीके से वहां पे शराब की बिक्री हो रही है, पर तमाम महागठबंधन के नेता खामोश हैं क्योंकि वो भी इसमें लिप्त हैं। सर मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से स्वतः इसका संज्ञान लेते हुए बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करता हूं और तमाम हत्याओं की सीबीआई जांच। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को, बिहार की सरकार को सूचना दिया है कि जो छपरा में जहरीले शराबों से जो मौत हुई है उसकी जांच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करेगा। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार का कहां से मामला आ गया? जो संवैधानिक संस्थाएं, उन संस्थाओं का जिस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और सुनिए, अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जांच कर रहा है, कर्नाटक की जांच क्यों नहीं कर रहा है? मोरवे में पुल में 142 लोग मर गए, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? और आज की डिबेट में हमारे साथ अखिलेश सिंह प्रवक्ता बीजेपी से हैं, रितु जायसवाल जी प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर चंदन कुमार यादव हैं प्रदेश सचिव जेडीयू से और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। तो चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले संजय जी से एक छोटी सी टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। संजय जी, 4 दिन से ये आवाज उठ रही है, लगातार आवाज उठ रही है, और जो संसद में जो आवाज उठी और जो एक डिमांड ललन सिंह की थी कि भाई जांच हमारे पास ही क्यों, तो ये क्या एक घबराहट को दर्शा रहा है या फिर जो डिमांड ललन सिंह कर रहे हैं वो जायज है? नहीं, देखिए, अगर मानवाधिकार का कहीं भी हनन होता है, मानवाधिकार है क्या? अगर वो बेवा औरतें हैं, वो पीड़ित महिलाएं हैं, पीड़ित बच्चे हैं और उनका कोई सूद लेने वाला नहीं है, वो ठीक है, जिस वजह से भी उसके पति ने मौत को गले लगा लिया, जहरीली शराब पी ली, उन्होंने कानून का उल्लंघन कर लिया, लेकिन उसके पास तो अंतिम रिचुअल्स के लिए भी पैसे नहीं है, तो क्या वो एक नागरिक है कि नहीं? उनका कोई फंडामेंटल राइट है कि नहीं? और अगर वो फंडामेंटल राइट है और उसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है इसलिए कि उनके पति ने शराबबंदी के कानून को तोड़ा, तो अगर शराबबंदी का कानून उनके पति ने तोड़ा और पत्नी, बच्चे, उस पर आश्रित लोग लाचार हैं, बेबस हैं, तो क्या उनको एक अधिकार है कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं, कि वो एक डिग्निटी के साथ उस बॉडी का रेस्पेक्ट भी तो कर सके, उस रिचुअल्स को अंजाम दे सके? और इसके लिए भी अगर लोगों ने असंवेदनहीनता दिखाई, कहीं ना कहीं से संवेदनशीलता नहीं दिखी,
और प्रशासन ने भी कहीं से कोई उनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। स्वाभाविक है कि ये बनता है मामला कि वहां पर अगर मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो कोई टीम जा सकती है, जांच कर सकती है। और टीम जाने का क्या मतलब हुआ कि जांच अगेंस्ट में आ जाएगा या जांच पक्ष में आ जाएगा। पहले तो टीम गई है कि देखने जो पक्ष और विपक्ष कह रहा है, पार्टियां जो कह रही है, वो ऑटोनोमस बॉडी है और वो ऑटोनोमस बॉडी पहले तो गई है देखने। क्या देश के किसी कोने में जाकर के उसको देखने का भी अधिकार नहीं है या देखने के लिए कहीं से उसको परमिशन लेने की जरूरत है? तो गए हैं देखने कि क्या वास्तव में वहां पर जो उनके जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकार का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। अगर रखा जा रहा है बहुत अच्छी बात है, किसी को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं रखा जा रहा है तो फिर मानवाधिकार आयोग का मतलब क्या है? आखिर किसका अधिकार की बात? इसी मनुष्य, इसी मानव, इसी पीड़ित, इसी प्रताड़ित, इसी जैसे कि शोषित, इसी तरह का अपमानित, इसी तरह का अलग थलग समाज में, उसी के लिए तो मानवाधिकार बना है। तो जरा देखने तो डॉक्टर चंदन कुमार यादव हमारे साथ सर, पूछ लेते हैं। डॉक्टर चंदन कुमार यादव हमारे साथ। डॉक्टर चंदन, हमें जरा बताइए कि कहाँ दिक्कत कहाँ है? मानवाधिकार आयोग की टीम पटना से छपरा पहुंच गई, नया अपडेट यही अभी जो खबर आ रही है, सदर अस्पताल गई है, वहां से डेटा इकट्ठा कर रही है। तो क्या इस पर दिक्कत है कि मानवाधिकार आयोग की जो टीम है उसे नहीं आना चाहिए था? हम जो आंकड़े बता रहे हैं वही सही है, उसे मान लिया जाए। और जो मुआवजे की जो बात कही जा रही है, उस मुआवजे की बात में यही कहा जा रहा है ना कि जब आपने पहले दिया तो अभी दे दीजिए। उस बच्चे का, उस पत्नी का, उस बहन का क्या कसूर है? जिसने पिया वो इस दुनिया को छोड़ चुका है, लेकिन जो उसके आश्रित हैं उन्हें वो रकम मिल जानी चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने कह दिया कि नहीं देंगे, इसके बाद उन्हें ऐसा भी लग रहा होगा कि बैकफुट पर हम कैसे आए, अपनी बात से कैसे हम मुड़ जाएं? नहीं, विवेक जी, बिल्कुल सरकार ने यह स्पष्ट कहा है कि जो इस प्रकार से लोग लिप्त हैं काम में उसको वो छोड़ें। सरकार उनकी मदद के लिए आगे आ रही है। और जहाँ तक सवाल है केंद्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो बिहार में आकर के जांच कर रही है, उससे कहीं कोई घबराहट की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा है कि जो अन्य राज्य हैं जहाँ मानवाधिकार का हनन हो रहा है वहां भी इनको जाना चाहिए। और जो भी बातें सामने आएगी, इनकी फाइंडिंग्स आएगी, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि सरकार इन सारी मानवाधिकारों पर बिल्कुल संवेदना से काम कर रही है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जा रहा। बस कहना ये है कि मतलब राजनीतिक प्रेरणा से होकर के किसी को मतलब ये नहीं करना चाहिए, किसी राज्य पर ही मतलब अंकुश नहीं लगाना चाहिए। जहां भी मानवाधिकार का हनन हो रहा है वहां भी इनको जाना चाहिए। हमारा बस इतना ही कहना। नहीं, ठीक है। तो अगर मानवाधिकार, मानव के अधिकारों की, इंसान के अधिकारों की जब बात हो रही है तो मुआवजा भी उसमें एक बात है ना कि आर्थिक सहायता उसे कैसे मिले। जो परिवार टूट चुका है उसे तो बनाने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो ऐसे में क्या सरकार क्या सोच रही है? नहीं, सरकार ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो भी गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जो भी लोग हैं, अगर वो इस प्रकार के कामों में लिप्त होते हैं किसी के बहकावे में आकर के, तो उसके लिए सरकार बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर रही है कि आप 1 लाख रुपए हमसे मदद ले लें और आवश्यकता पड़ी तो इसको बढ़ाएंगे भी। तो सरकार तो उनको स्वावलंबन की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। तो लेकिन जिस प्रकार से अब जहरीली शराब पी करके जो मर गए हैं उनके लिए संवेदना है, लेकिन इनसे बचने के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। तो 2016 में जो मुआवजा दिया, 2016 में जो मुआवजा दिया उसका आधार क्या था? इससे बिल्कुल अलग है। जो 2022 में कांड हुआ इससे बिल्कुल अलग है क्या 2016? 2016 में जब देखिए बिहार के आम आवाम ने और सभी राजनीतिक दल एक सुर में शराबबंदी का समर्थन किया था, उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स आई उसके आधार पर काम किया गया। लेकिन जिस प्रकार से अभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह समझना चाहिए कि 5 दिन के शीतकालीन सत्र जो चला उसमें इस बात को संवेदना पूर्वक रखनी चाहिए, न कि सदन को ही इस प्रकार से हंगामे की भेंट चढ़ा देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ बैठी है, उनको ये समझना चाहिए कि कितना संवेदनशील मुद्दा है, इसको संवेदना उसी संवेदना को तो जगाने की कोशिश की। अखिलेश सिंह को लाइए। अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि उस आप लोगों ने पूरा सत्र ही खराब कर दिया। अखिलेश सिंह जी, आप लोगों ने पूरा सत्र खराब कर दिया, जेडीयू ये कह रही है। हमारा ये कहना है, क्या आप समझा पाएंगे? आप तो वहीं पर बैठे हुए हैं, आप बता पाएंगे? अगर मुआवजे की अगर बात चल रही है तो क्यों ना मिले? कल हमने इसी पर खोजबीन की, लेकिन अंत तक कोई जवाब हमें नहीं मिला। बात इतनी सी है कि जो टूट गए हैं उन्हें फिर कैसे जोड़ा जाए? नहीं, देखिए, एक तो 2 विषय उन्होंने कहा कि संवेदना
और सदन चलने की बात कही। सदन क्या ऐसे चलता है? सदन में पक्ष और विपक्ष एक साथ बैठ करके और उसके लिए आपस में मशवरा नहीं करते हैं? क्या ऐसी परिस्थिति थी तो क्या नीतीश कुमार जी सदन के नेता हैं, उन्होंने राजनीतिक दलों को बुला करके सदन चलने के लिए कोई सदन चलाना सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है। और विपक्ष ने अगर ये सवाल उठाया तो किस प्रकार से सदन के अंदर संवेदना उन्होंने प्रकट किया। शायद पूरी दुनिया के अंदर संवेदना प्रकट करने का वो तरीका किसी ने नहीं देखा होगा जो बिहार विधानसभा के अंदर सदन के नेता ने संवेदना प्रकट की थी। किस प्रकार के संवेदनशील व्यक्ति है, इसको दुनिया ने देखा है। और रही बात मानवाधिकार की, तो भाई मानवाधिकार आयोग यदि जा रहा है तो चोर के दाढ़ी में तिनका, क्यों डर लग रहा है? ये पूरी बातें सार्वजनिक हो चुकी है कि पुलिस जाकर के कही कि कहना कि ठंड से मरे हैं, नहीं तो मुकदमा हो जाएगा, और जाकर के लाश को जलवा दिया। और एक बात समझ लीजिए, तुम तड़ाक पर उतर जाने वाला व्यक्ति, अब तो पत्रकार भी मुख्यमंत्री जी के सामने जाकर के कोई सवाल पूछने से डर रहे हैं, किसको तुम तड़ाक कह देंगे, क्या बोल देंगे, इसका कोई ठीक नहीं है। इतना संतुलन व्यक्ति का बिगड़ जाएगा कि किसी को जो इच्छा है, जो जहां तक जाना हो कह दे, उस व्यक्ति से किस पर। चंदन जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं? चंदन जी हाँ ला रहे हैं। नहीं, जिस प्रकार से बिल्कुल जिस प्रकार से विवेक जी यहाँ ये बैठ के जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन जब बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था तो सभी दलों का समर्थन प्राप्त था, सभी ने एक सुर में इसका समर्थन किया था, सर्वसम्मति से इसको लागू किया गया था। और अभी शीतकालीन सत्र 5 दिन के लिए जब चलने के लिए शीतकालीन सत्र था 5 दिन का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं अखिलेश जी, और ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से चलता है। राजनीतिक दल में सिर्फ सत्ता पक्ष का जिम्मेवारी होता है क्या? बिल्कुल होती है। विपक्ष का यही काम होती है, सत्ता पक्ष की जवाबदेही होती है। और कब मुख्यमंत्री जी ने प्रयास किया कि सदन चले? बात सवाल है कि इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती थी? और कहा कि पियोगे तो मरोगे, तो जो पिलाया उसका क्या होगा? जो पिया उसको तो भगवान ने सजा दे दिया, लेकिन बाजार में जो जहर गया, उस जहर को भेजने के लिए जो जवाबदेह है उस पर कार्रवाई कब होगी? और सुन लीजिए, भगवान ने उसको सजा दे दी है, जनता ने सजा देगी, भगवान ने उनको सजा दी है और जनता आपको सजा देगी, और ऐसी सजा देगी कि जैसी सजा आप कभी नहीं भूल पाइएगा। सजा मिलनी है, लेकिन जब बिहार में शीतकालीन सत्र, और मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी का विरोध हमने कभी नहीं किया, हमारे समर्थन से शराबबंदी का कानून आया। कानून के इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल है कि आप कानून के इम्प्लीमेंटेशन को कैसे करते हैं। गृह मंत्रालय आपके हाथ में, पुलिस आपके हाथ में, शुरू से आपके हाथ में रहा है, और एक भी कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई आप दरोगा और क्या कहते हैं कि चौकीदार पर करते हैं। गरीब पीसा जा रहा है, गरीब मर भी रहा है और जेल भी जा रहा है, और जो माफिया हैं वो चांदी काट रहे हैं, और आप जो शराब का जाम रख करके फोटो खिंचवा कर फिक्र को धुएं में उड़ाता है, सिगरेट के धुएं में, उसको आप कुढ़नी से लड़ाते हैं। शराब के फैक्ट्री के मालिक को आप गोपालगंज से लड़ाते हैं। आपकी क्या संवेदना हो सकती है? शराबबंदी पर आप गंभीर नहीं है। चलिए, बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार गंभीर नहीं। ऋतु जायसवाल हमारे साथ काफी देर से बैठी है। ऋतु जायसवाल, गंभीरता की बात यहां पर आई है कि अगर गंभीर होते तो कुछ ऐसा करते जिससे कि वो चीजें दिखती। जब से ये घटना हुई है उसके बाद हम छापेमारी भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, छापेमारी और तेज हो गई है। 2-3 रिपोर्ट उस चेक पोस्ट की हमने दिखाई, हमारे सहयोगी संजय मौजूद थे, और आज संजय खुद ही स्क्रीन पर जब आए तो उन्हें भी हास्यास्पद लग रहा था कि वहां जो एसआई खड़ा था वो ये कह रहा है कि नहीं हम तो 24 घंटा ड्यूटी करते। जब हमारा कैमरा कुछ दिन पहले गया तो वहां कुछ था ही नहीं, और जो बैरिकेटिंग की जो एक बड़ी ट्रॉली होती है वो साइड में पड़ी हुई थी। तो यहां पर तो चूना तो अपने ही लगा रहे हैं। तो भरोसा किस पर आप लोग कर रहे हैं, कि किस भरोसे पर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं हम बिल्कुल टाइट रखेंगे और सब कुछ, शराबबंदी जो है वो बिल्कुल लागू रहेगी, सफल होगी? देखिए, अभी अगर मैं 2 घंटे पहले की अगर न्यूज की बात करूं तो कैबिनेट की बैठक से जस्ट ये अभी पारित किया गया कि अभी तकरीबन 75,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती जो है वो होगी। ये अभी 2 घंटे पहले की न्यूज है, क्योंकि जो एक प्रति 1 लाख व्यक्ति पर अभी जो बिहार में पुलिस है वो 78 है, जो कि 150-55 के आसपास होनी चाहिए। तो इस आंकड़ों को पूरा करने, ताकि हम जो भी काम करना चाहते हैं या पुलिस से जो भी करवाना चाहते हैं वो तादाद अगर सही अनुपात में होगा तो हम बेहतर कर पाएंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल तो मैं 2 घंटे पहले की देना चाहती हूँ, जो कि कैबिनेट की बैठक से पारित हुआ, जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी पुलिस बहाली की जो घोषणा करी है।
दूसरी अगर मैं बात करूं एनएचआरसी की, तो हमें प्रॉब्लम उस बात से नहीं है, हमें प्रॉब्लम सेलेक्टिव टारगेटिंग से है। वाई सेलेक्टिंग टारगेटिंग? जब गुजरात में पुल गिर जाता है और घड़ी बनाने वाली कंपनी को जब दिया जाता है, उस वक्त एनएचआरसी वहां पर क्यों नहीं जाती है? एनएचआरसी वहां पर भी क्यों नहीं जाती है? एनएचआरसी वहां क्यों नहीं जाती है? जब 2019 में मुझे बोलने दीजिए, आपकी जब बारी आएगी आप बोलिएगा। होने नहीं दिया, इसलिए अखिलेश जी आपको सिर्फ स्क्रीन शेयर के लिए, अखिलेश जी आप स्क्रीन पर है, लेकिन अभी ऋतु जायसवाल को बोलने दीजिए। इनकी बौखलाहट, नहीं ऋतु जायसवाल को बोलने दीजिए, आप हैं स्क्रीन पर हैं। अखिलेश जी आप भी स्क्रीन पर हैं। गुजरात में 2019 में गुजरात में 99 लोगों की मौत होती है, वहां पर किसी ने मुआवजे की और एनएचआरसी की बात नहीं की। जब कांग्रेस की सरकार, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पंजाब में थी, वहां पे 2020 में 112 लोगों की मौत होती है, वहां पे किसी भी भाजपा के मुंह से मुआवजे का म तक नहीं निकलता है। उत्तर प्रदेश के मुआवजे पे मौत पे म तक नहीं निकालता है। और वो छोड़ दीजिए, 2017 से लेकर के अब तक जब वो सत्ता में बने हुए थे, क्या किसी ने भी किसी चैनल पे भाजपाइयों के मुंह से मुआवजे का म भी सुना है? नहीं। बात दुख की है, संवेदना की है कि मौत हुई है, लेकिन उस पर मुआवजे पर राजनीति जब आपकी सरकार थी तो आपके मुंह से नहीं निकली, और जैसे ही सत्ता के घर से निकले, सत्ता के मुंह से निकले समय आप समर्थन में थे तो आज दिलवाइए ना। मुआवजा मिलेगा कहाँ? जब कोई कानून तोड़े, उस समय समर्थन में था तो आज विरोध में क्यों है भाई? क्यों इतना बौखलाहट में आ रहे हैं? समय आप समर्थन में थे तो आज विरोध में क्यों है? देख लीजिए, बौखलाहट देख लीजिए, स्क्रीन पर दिख रहा है कि क्या बौखलाहट है अपनी सफाई देने का। अरे ये लोग चाहते ही नहीं है। आप इसकी सफाई दीजिए ना, उस समय मुआवजे के समर्थन में थी, आज विरोध में क्यों है ये बता दीजिए। 2016 में जो मुआवजा दिया गया, नई नीति आई थी शराबबंदी की, जबकि लोगों में उतना अवेयरनेस नहीं था, हो सकता है कि उस वक्त मुआवजा दिया गया, लेकिन 2016 से अब तक एक एक बच्चा जानता है बिहार में कि शराब पीने पे पाबंदी है, ये गैर कानूनी है, ये सबको पता है। उसके बावजूद भी अगर कोई जा करके देखिए, वो गया, जो भी व्यक्ति मरे वो शराब पीने गए थे, जो कि बिहार में गैर कानूनी है। वो ये सोच के गए ही नहीं थे कि वो जो शराब जा रहे पीने वो जहरीली होगी। जहर कौन लाया? गए थे शराब कैसे आया? तो सरकार के लोग बताओ। वो कानून को तोड़ करके अगर वो पी रहे थे तो उनके प्रति हमें संवेदना हो सकती है, लेकिन ये भी दिमाग में रखना होगा कि उन्होंने गैर कानूनी काम किया। अरे वो तो अभी 4 महीने पहले भी जब मरे थे तब भी वो गैर कानूनी था, तब आपके मुंह से क्यों नहीं निकला? सत्ता में बाहर जाते ही निकल जा रहे हैं भाई। हम समझ, आप क्यों नहीं समर्थन? मुख्यमंत्री जी ने आप समय पर बोले मुआवजे का समर्थन करते हैं, उस समय बोले, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? करने वालों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। अब उस समय क्यों मांग कर रहे थे भाई? उस समय आप मांग कर रही थी, आज क्यों नहीं उसका समर्थन में? आप क्यों? आज से पहले आप मांग कर रही थी, आज समर्थन में क्यों नहीं? आप बताइए। आप आज विपक्ष की भूमिका में है ना, तो आप मौत पर राजनीति कर रहे हैं, मान लीजिए। आप उस समय क्यों मौत पर राजनीति? इसका मतलब उस समय आपने मौत पर राजनीति किया। आज आप मौत पर राजनीति कर रहे हैं। आप उस समय मौत पर राजनीति की आप स्वीकार कर रही हैं। देखिए कितनी असंवेदनशील कर रही हैं कि आपने मौत पर राजनीति की। मौत पर राजनीति आप कर रहे हैं। देखिए, जवाब देंगे। गुजरात में पुल गिरा, आप मौत पर तांडव कर रहे हैं। गुजरात में पुल गिरा, आप मौत के ऊपर तांडव कर रहे हैं और कभी मौत नहीं करेगी जनता। गुजरात में जब दुखद घटना घटी है तो मुख्यमंत्री संवेदनशील थे, प्रधानमंत्री अखिलेश जी ऋतु जायसवाल का जो सवाल है, सुनिए अखिलेश जी, ऋतु जायसवाल का जो सवाल है वो ये कह रही है कि अदर स्टेट में, बिहार में हो रहा है तो यहाँ हंगामा, बाहर शांति क्यों है? ये सवाल है। ललन सिंह भी यही पूछ रहे हैं, ऋतु जायसवाल यही पूछ रही है, और जो हमारे साथ प्रदेश सचिव जेडीयू जो आए हुए मेहमान के तौर पर डॉक्टर चंदन, वो भी यही पूछ रहे हैं। इसका क्या जवाब देता हूं? इसका एक छोटा जवाब दीजिए। हाँ, इसका जवाब ये है कि अगर वहां पर मौत हुई तो क्या वहां पर जबरदस्ती लोगों का बिना पोस्टमार्टम कराए हुए दाह संस्कार करवाया गया? जो टीवी स्क्रीन पर ये पब्लिक डोमेन में है, कई चैनलों ने दिखाया है, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा। दूसरी बात, लोग आकर के ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि पुलिस आकर कही कि कहो कि ठंडा से मौत हो गई है, और नहीं तो तुम जेल के अंदर जाओगे, तुम पर एफआईआर होगा, और उसका बेसरा नहीं रखा गया जिन लोगों का पोस्टमार्टम हुआ है। ये मानवाधिकार आयोग के लिए बात है। डॉक्टर संजय हमारे साथ है। डॉक्टर संजय, प्रदेश का डॉक्टर संजय, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। अरे भाई रुक जाइए, हमारे पास जो सीमित जो समय है उसी में करना है सब कुछ। डॉक्टर संजय हमारे साथ है। ऋतु जी एक मिनट, हाँ ठीक है। डॉक्टर संजय में जरा बताइए, 3 बातें यहाँ पे खुलकर सामने। ऋतु जायसवाल जैसे ही शुरू करती हैं तो उन्होंने कहा कि आज कैबिनेट की मीटिंग में
भर्ती नियुक्ति की बात उसमें की गई। ठीक है, अच्छी बात है, जितनी ज्यादा पुलिस रहेगी और जो अनुपात रहेगा वो बढ़िया रहेगा। यहां से उन्होंने शुरू किया और जो अभी नए डीजीपी साहब आए हैं, के पाठक को भी हमने देखा, भट्टी का रिकॉर्ड पुराना हमने देखा, आर एस भट्टी किस तरीके के सख्त पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन इस बार आकर के 20 साल बाद क्या कमाल करेंगे वो जाने। तीसरी बात यह है कि जो एक ललन सिंह की मांग है, तीनों पर हम अलग अलग आपसे चाहेंगे कि इस पर संक्षिप्त में आप जवाब दें, अपना रिएक्शन दें। देखिए, ये पुलिस पब्लिक रेशियो क्या सरकार को पहले पता नहीं था? जिस समय ये शराबबंदी का इन्होंने ये किया था, घोषणा की थी, वो कन्वेंशनल पुलिस जिसका रेशियो पुलिस पब्लिक रेशियो क्राइम कंट्रोल के लिए भी सफिशिएंट नहीं था बिहार में, आपने उस पुलिस को कहाँ लगा दिया? शराब पकड़ने में, और उसको लगा दिया बालू की तस्करी रोकने में। तो ऐसे ही आपके पास नहीं था और वो पुलिस कहीं ना कहीं से उसमें इन्वॉल्व हो गई। एक सर, यानी सरकार मान रही है कि ये पुलिस को हमने लगाया तो अतिरिक्त पुलिस जो आएगी तो वो जनता की सेवा करेगी। दूसरी बात सर, दूसरा सवाल का आंसर दीजिए। जी, दूसरा सवाल आपका जो था, फिर से एक बार आप। हाँ बिल्कुल, दूसरा सवाल ऋतु जायसवाल प्रवाह में मैं बोल। हाँ बिल्कुल, नहीं ठीक है सर। दूसरा सवाल इस बात को लेकर था कि अदर स्टेट में जो आवाजें हो रही है कि उधर टेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, इधर हमारे यहाँ जांच क्यों की जा रही है, दूसरा सवाल ये था। नहीं ठीक है, ये सवाल जायज है इनका कि ठीक है मानवाधिकार आयोग ट्रांसपेरेंट हो, ये नहीं कह रहे हैं कि बिहार में वो आई तो क्यों आई, लेकिन अगर दूसरे सरकारों में दूसरे राज्यों में भी घटनाएं घटती हैं और वहाँ भी मानव के अधिकारों का बात है, वहाँ भी राइट्स की बात है, तो आखिर मानवाधिकार आयोग भेदभाव क्यों करती है? ये भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो वहाँ भी उनको जाना चाहिए। अगर ये सरकार या सरकार के नुमाइंदे इस सवाल को उठा रहे हैं तो इस सवाल में दम है कि ट्रांसपेरेंट हो। मोरबी भी जाती मानवाधिकार आयोग की टीम, कर्नाटक भी जाती और बिहार भी आती, तो ये सवाल इनका जो है वो लाजमी है, ये सवाल में दम है कि हाँ बिल्कुल वहाँ भी जाए यहाँ भी आए। तीसरा सवाल पर आप आएंगे। सर समय की कमी है, लेकिन हम एक लबोलुआब जो समझ पा रहे हैं, डॉक्टर संजय ने दो बातों को क्लियर किया। सवाल इस बात को लेकर है कि जो मुआवजे की मांग है, ठीक है, उन परिवारों का कोई दोष नहीं है, उन्हें मिलना चाहिए। अब सरकार कैसे भी दे, सरकार ये कह रही है कि अब हम उन आरोपियों के यहां से निचोड़ कर वो मदद हम पहुंचाएंगे। ठीक है, जब तक पकड़ेंगे तब तक पता नहीं उस स्थिति, परिवार की स्थिति क्या होगी। बात है कि अगर ठीक है ये सवाल ललन सिंह ने कहा तो बिल्कुल जायज सवाल है, बात उधर की भी उठाइए, इधर की भी कीजिए। अगर उधर कुछ नहीं करते और इधर ही करेंगे तो बिहार को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है? सरकार अगर कुछ अच्छा भी करे तो आपको बुरा क्यों लगता है? खबरें लगातार जारी हैं। आप